जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो है इसके बारे में 10th में 11th में पढ़ा हुआ है। इसी का एडवांस फॉर्म हम 12th में स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली रिलेटेड होता है प्रेडिक्शन से, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की अगर संभावना व्यक्त करनी है या वो घटना घटित होगी, इसकी कितनी संभावना है, ये बताने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर डेली लाइफ में हम देखें तो बारिश का अगर मौसम है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं क्लाउडी क्लाइमेट को देखकर बारिश होने की कितनी संभावना है या कितनी ठंड पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ेगी। तो वेदर फोरकास्ट से हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वेदर फोरकास्ट बेसिकली क्या है? वेदर फोरकास्ट जो है प्रिडिक्ट करता है सिचुएशंस को, कंडीशंस को। तो ये सब चीज़ें जो है, ये प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत यूज़ होती है। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो एक साइंटिफिक नॉलेज हमको देता है, बट बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल डाटा, यानी स्टेटिस्टिक्स उसकी अगर हमें पता हो, कुछ उसके हमें कंडीशंस अगर पता हैं, तो ही आप जो है पता कर सकते हैं फैक्ट्स के बेस पर जो घटना है ये घटित होगी या नहीं। अब बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी में जो पढ़ते हैं तो इसमें आपके पास कॉइन को टॉस करना, यानी सिक्के को उछालने की घटना, या ताश के जो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप डाइस को थ्रो करते हैं। तो ये सब जो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इनसे रिलेटेड ही आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे अगर हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण हम जिसे बोलते हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जार है जिसमें मार्बल्स रखे हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमें रैंडमली उसमें से एक मार्बल जो है वो उठाना है। मतलब कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ भी प्री डिसाइड नहीं कर रखा है कि हमें रेड कलर का लेना है या वाइट कलर का लेना है। रैंडमली आपको निकालना है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं या परीक्षण रहते हैं, ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। दूसरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम एक्ट करते हैं, मतलब जब उसकी एक्टिविटी हम शो करते हैं, तब उसमें कितने आउटकम्स उसमें आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ एक सिक्के को उछालते हैं। जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास दो आउटकम आएंगे, या तो हमें हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें ये जो टोटल आउटकम्स हैं या जितने भी आपके परिणाम होते हैं वो आ सकते हैं कि कुल कितने परिणाम आपको मिल सकते हैं। मतलब आपको हेड मिलना है या टेल मिलना है। तो सैंपल स्पेस को हम एक सेट की फॉर्म में या समुच्चय की तरह से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस बन जाएगा आपका, इसमें हम लिख देंगे H, T। अगर हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो दो सिक्कों को उछालने पे हमें क्या इसका सैंपल स्पेस मिलेगा? देखिए, जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास या तो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा या दोनों सिक्कों पे टेल आएगा, या एक सिक्के पे हेड एक सिक्के पे टेल आएगा, या एक सिक्के पे टेल और एक सिक्के पर हेड आता है। मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हो गए। तो ये जो हमारे पास 4 आउटकम्स हैं, इनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो ये देखिए, आप सैंपल स्पेस को इस तरह से शो किया जाता है। अब अगर हम बात करें इवेंट्स की, तो देखिए इवेंट्स या जिसको हम हिंदी में घटना बोलते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि माना हमारे पास जो सिक्का है, 3 सिक्के को हम अगर उछालते हैं, 3 फेयर कॉइन्स हैं। 3 फेयर कॉइन्स मतलब कि जो कॉइन है वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 3 फेयर कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारा देखिए सैंपल स्पेस क्या बन रहा है? S इक्वल्स टू, देखिए H H H, H H T, H T H, T H H, H T T, T H T, T T H एंड ट्रिपल T। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस के जो प्रत्येक बिंदु हैं, अगर हम इनकी प्रायिकता निकालें तो देखिए आप टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं? 8 आउटकम हैं। तो इन 8 आउटकम्स की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/8। तो देखिए आप, इसकी हमारे पास 1/8 प्रायिकता आ गई। अब यदि इसमें हम 2 इवेंट्स मानते हैं, माना इवेंट E जो है ये हो गया आपके पास में न्यूनतम 2 चित्र प्रकट होना, या एटलीस्ट 2 हेड जो है वो अपीयर होना चाहिए। तो देखिए आप, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर होने के लिए हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे S में से ही। ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ट्रिपल H, H H T, H T H, T H H। ये जो हमारे पास आउटकम्स आए हैं, इनमें हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। इसके अलावा F हम कोई दूसरा इवेंट अगर देखते हैं तो वो हो जाएगा T H H,
देखिए इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होना, मतलब फर्स्ट कॉइन जो है शोज टेल। इसका मतलब कि जो पहला सिक्का है इस पे आपका टेल आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पर टी होना चाहिए। तो ये आउटकम्स हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए THH, THT, TTH और ट्रिपल टी। अब आप देखिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी हेड आने की। तो देखिए आप 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8, मतलब इन चारों में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो आ गई 1/2। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए 4 पार्ट्स हैं और टोटल 8 हमारे पास सैंपल स्पेस में है, तो वी हैव 4/8 दैट इज 1/2। इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए, ये भी आपके पास देखिए 4/8 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगी। तो देखिए बच्चों इस तरह से हमारे पास ये 2 इवेंट आ गए अलग अलग, यानी जो घटना घटित हो रही हैं वो हमने इवेंट से हम उसको शो करते हैं, है ना। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक डाइस है, तो डाइस को आप अगर थ्रो करेंगे तो आपके पास में जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से अगर हम एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो करते हैं तो भी हमारे पास देखिए आउटकम्स जो आएंगे वो किस तरह से आ जाएंगे, या तो हेड के संग में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आएंगे या टेल के साथ में आएंगे। तो इस तरह से आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा ये। अब आप देखिए कि जो हम लोग अभी ये एग्जाम्पल देख रहे थे, इस एग्जाम्पल में अगर हम कॉमन कंडीशंस निकालें, मतलब देखिए ई इवेंट और एफ इवेंट का कॉमन इवेंट निकालें, तो कॉमन इवेंट क्या होगा, कॉमन इवेंट हो जाएगा कि पहले सिक्के पर एक तो टेल होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम 2 हेड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 हेड अपीयर होना चाहिए, और फर्स्ट कॉइन जो है उस पर टेल होना चाहिए। तो आप देखिए जो THH हमारे पास जो पॉइंट दिया है, ये THH पॉइंट दोनों में कॉमन है। देखिए पहले प्लेस पर T भी है और कम से कम 2 हेड इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास E इंटरसेक्शन F कितना आ रहा है THH, और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगा 1/8। अब इसमें आप देखिए एक चीज, हमारे पास अगर हम ये मान के चलें कि जो F इवेंट है ये ऑलरेडी घटित हो चुका है, यानी F घटना जो है अगर घटित हो चुकी है, तब E की प्रायिकता क्या होगी। अगर हमें ये निकालना है तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको कहा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसमें 2 इवेंट हमारे पास होते हैं, 2 इवेंट में से एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है और दूसरे इवेंट की हमें जो प्रायिकता है वो निकालनी होती है। तो आप देखिए कंडीशनल अगर हम देखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं ट्रेन से आप जा रहे हैं और आपको ट्रेन से समय पर पहुंचना है, तो आपका समय पर पहुंचना एक घटना है, वो घटना घटित होने की संभावना सही टाइम पर पहुंचने की वो कैसे पॉसिबल है कि अगर वो ट्रेन सही समय पर आ जाएगी तो आप सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई यहाँ पे। इसी तरह से देखिए आप जैसे बच्चे लोग, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप अगर इतने मार्क्स ले आएंगे तो हम आपको ये दिला देंगे, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, मतलब कंडीशनल हो जाते हैं हम। तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम इस तरह से ही उसको पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में हम उसको पढ़ते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास देखिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, है ना। E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। इसका मतलब ये है कि जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो F प्रोबेबिलिटी दी है, F जो इवेंट दिया है वो हो चुका है और E की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अंश में जो हम इवेंट लिखते हैं उसकी प्रायिकता हमें निकालनी होती है, और जो हर में हम जो इवेंट लिखते हैं उसकी प्रायिकता हमको पता होती है, मतलब वो इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका होता है। तो देखिए अब इस तरह से लिखा जाता है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसी को अगर हम इसमें अप्लाई कर दें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, तो ये हो जाएगा 1/8। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारे पास 1/8 आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास कितना है 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F जो है वो कितना आ जाएगा 1/4। इसका मतलब कि जब हमें F घटना के बारे में ऑलरेडी पता है तो E की प्रायिकता कितनी आ गई 1/4 आ गई। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो देखते हैं हम इसको। तो चलिए बच्चों अभी हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल्स टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F और F/E आप ज्ञात कीजिए।
अब अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो नीचे हमारे पास वो दिया है इवेंट वो घटित हो चुका है, ठीक है, मतलब वो हो चुका है इवेंट, तो ये पी एफ नीचे आएगा और ऊपर इनका इंटरसेक्शन आता है। तो देखिए आप ऑलरेडी आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेंगे। देखिए दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ हमें दिया है 0.2। ये वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए इसमें, तो हमारे पास P ऑफ E बाय एफ आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, इट मीन्स 2/3। ये देखिए 2/3 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम इसी प्रकार अगर हमें P ऑफ F बाय E निकालना है, मतलब अब E इवेंट जो है वो हो चुका है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा F इंटरसेक्शन E। देखिए इसको आप E इंटरसेक्शन F भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली है तो सेम ही, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी, डिवाइडेड बाय P ऑफ E। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए 0.2 और ये नीचे आपके पास PE कितना है 0.6, मतलब ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E भी निकाल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F भी निकाल लिया है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 5/13 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इक्वल्स टू 2/5 है। अब देखिए यहाँ पे हमें A यूनियन B निकालना है, लेकिन हमें पता है कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ तो इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सवाल में जो भी गिवन है वो आप लिख लिया कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या क्या दिया है हमें, ट्वाइस PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B जो है वो आपको दिया है 2/5। अब देखिए आप यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं, देखिए 2PA भी जो है हमारे पास 5/13 के इक्वल ही है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास कितना दिया है 5/13। अब आप देखिए A यूनियन B से अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने एडिशन थ्योरम पढ़ी है, योगात्मक प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती थी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा। तो ये आप वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो A यूनियन B आपके पास निकल आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, PA हमारे पास कितना है 5/26 प्लस 5/13। अच्छा ये जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन हमें यहाँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो अभी तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B दिया है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देखिए जो नीचे दिया हुआ है हमें डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पे आएगा उसका प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 5/13 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B हमारे पास 2/5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2/13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास 2/13 आ गई है। वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 2/13 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें आप रख दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। ये वैल्यूज हमने रख दी हैं, इनको आप कैलकुलेट कीजिए तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास आ गया है 11/26। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं। तो देखिए यादृच्छिक खड़े हैं मतलब रैंडमली खड़े हैं, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है कि पिता पहले आएंगे कि पहले माता आएंगी या पुत्र आएंगे, तो कोई भी कहीं पर भी खड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर इनका फिक्स नहीं है। तब हमें यहाँ दो इवेंट दिए हैं। देखिए ई इवेंट क्या कह रहा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ इवेंट के अकॉर्डिंग पिता मध्य में खड़े हैं। तब आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का मतलब ये हो गया कि एफ इवेंट यानी ये वाला जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कई बार प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो हम देखते हैं इसका एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए अगर फादर यहाँ पर है तो हो जाएगा मदर सन सन एंड मदर। देखिए फादर अगर यहाँ खड़े हैं तो फादर मदर सन ये ऑर्डर हो सकता है, या फादर सन मदर हो सकता है। दूसरे में आप देखिए अगर मदर यहाँ पर है तो मदर फादर एंड सन, और अगर यहाँ पे मान लीजिए सन को मैंने लिया तो ऑर्डर हो जाएगा सन फादर मदर, या हो सकता है मदर यहाँ बीच में हो और यहाँ फादर आ जाए। तो देखिए ये ट्री डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली हम जो आपका प्रॉब्लम है उसको एलैबोरेट कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, एक तो आ गया एफ एम एस, दूसरा आ जाएगा एफ एस एम, तीसरा देखिए आप एम एफ एस एम एस एफ, फिर देखिए एस एफ एम एस एम एफ। अब ये देखिए आप, ये आपके पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन गया है। विदाउट ट्री डायग्राम अगर आप बनाते तो फिर इसको बनाने में आपको डिफिकल्टी होती, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता था। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब आप देखिए हमारे पास जो इवेंट ई है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इवेंट ई हमारे पास क्या है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है मतलब सन एक सिरे पर। अब किस सिरे पर, राइट लेफ्ट कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ एक सिरे पर है। तो देखिए एक यहाँ पे देखिए हमें कॉर्नर में दिख रहा है तो 1, ठीक है, फिर देखिए 2, 3 एंड 4, ये 4 हमारे पास आउटकम इसमें आ जाएंगे। तो ये जाएगा एफ एम एस एम एफ एस एस एफ एम एस एम एफ, ये हमारे पास इवेंट ई आ गया। इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए आप प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास कितने आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो ई में ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/6। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया। इसके बाद आप देखिए इवेंट एफ हम देखते हैं। एफ में उन्होंने बोला है पिता मध्य में खड़े हैं। पिता मध्य में खड़े हैं तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा आउटकम है जिसमें पिता मध्य में खड़े, देखिए एक तो ये है एम एफ एस, एक ये है एस एफ एम। तो हमारे पास ये जो इवेंट है ये हो जाएगा एम एफ एस एस एफ एम। ठीक है, और अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो देखिए 2 ही आउटकम हमें मिले हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि दोनों का कॉमन पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो देखिए आप, कॉमन का मतलब ये हुआ कि पुत्र भी एक सिरे पर हो और पिता भी मध्य में खड़े हो, ऐसा कौन सा आउटकम है। तो देखिए पुत्र एक सिरे पर हो और मध्य में ही कॉमन आपका ये देखिए
पुत्र यहाँ पर एक सिरे पर है MFS में और पिता मध्य में है, ठीक है, ई में, और यहाँ पे भी हमारे पास मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, एक तो ये और एक ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी देखिए आप, पुत्र एक सिरे पर है और पिता मध्य में है, तो ये भी हमारे पास एक आउटकम आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन F आ जाएगा, जिसमें दो हमारे पास पॉइंट रहेंगे M, FS, S, FM। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारे पास हो गया 2/6। अब आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। E इंटरसेक्शन ऑफ F हमारे पास आ गया है 2/6 और ये हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना था, 2/6 ही था। तो देखिए ये तो कितना आ गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F हमारे पास आ गया है 1। तो देखिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। जब हम बात करते हैं, कोई भी दो ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी। 1 कब होगी, जब श्योरली उस इवेंट के घटित होने पे, मतलब घटित होने की संभावना जो है वो 100% होगी, तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। और अगर मान लीजिए वो घटना के घटित होने की संभावना 0 है, 0 मतलब वो घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो वो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया है दो पासों को फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो अगर हम उसको एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 आउटकम्स हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हम दो पासों को फेंकते हैं और हमें उसमें अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो दो पासों को फेंकने पर हमारे पास क्या सैंपल स्पेस बनता है। तो देखिए इसको हम एक बना के देख लेते हैं। ये देखिए सैंपल स्पेस अगर हम इसका बनाएंगे तो देखिए 1 के साथ में ये पहला वाला जो 1 लिखा है ये पहले पासे का नंबर है, और जो सेकंड प्लेस पे 1 लिखा है ये सेकंड पासे का नंबर है। तो पहले पासे पर अगर 1 आता है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 के संग 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 1 3 तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें जो पहली संख्या है वो पहले पासे का नंबर शो कर रही है और जो सेकंड संख्या है वो सेकंड पासे का नंबर शो कर रही है। तो इस तरह से हमने देखिए पूरा बना लिया है। तो ये टोटल हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे ये कितने आएंगे, 36 आ जाएंगे। यानी हमारे पास टोटल पॉइंट्स जो हैं वो कितने हैं, 36। अब आप देखिए हमारे पास इवेंट जो हम बनाएंगे, इवेंट हो जाएगा ई इवेंट क्या है हमारे पास में, भिन्न भिन्न संख्याओं का प्राप्त होना दोनों पासों पर तो देखिए पहली घटना ये हो गई, और दूसरी घटना हमें इन्होंने दी है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 4 आना चाहिए। दोनों, तो देखिए ये दोनों इवेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालें, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याओं का प्राप्त होना। तो आप देखिए ये तो सेम नंबर्स हैं, तो 1 1 ये हम नहीं ले सकते, इसके अलावा हम यहाँ तक पूरे नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ हम ये 2 2 नहीं ले सकते हैं, 3 3 नहीं ले सकते, 4 4 5 5 6 6। क्यों? क्योंकि दोनों पासों पर नंबर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो हमारे पास एक पूरा पैटर्न बन रहा है, इन नंबर्स को हटा के कितने नंबर हट गए, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने माइनस कर दिए 36 में से, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 30/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसी के साथ आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम निकालते हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग अगर 4 है तो ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास हैं, 1 3 है, एक 2 2 है और एक 3 1 है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है, सैंपल पॉइंट, जिनमें दोनों संख्याओं का सम जो है वो कितना आ रहा हो, 4। तो यानी हमारे पास 3/36 जो है वो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट्स का जो कॉमन इवेंट है वो निकालेंगे। तो कॉमन का मतलब ये हुआ कि दोनों पासों पर एक तो डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, दूसरा दोनों का जो सम है वो भी 4 होना चाहिए। तो दोनों पे डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, मतलब एक तो 1 3 देख लीजिए आप, ये डिफरेंट है, दूसरा यहाँ 3 1 ये डिफरेंट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/36। तो देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है अब, P ऑफ F बाय E। तो P ऑफ F बाय E हमें निकालना है, क्यों? क्योंकि देखिए ई इवेंट जो है वो घटित हो चुका है, क्योंकि दोनों पासों पर पहले आप फेंकेंगे, उसके बाद ही तो उसका जो सम है संख्याओं का वो 4 हमें पता चलेगा। यानी पहले कौन सी घटना घटित होगी इनमें से, पहले हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो हमें 2 डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनका सम जो है वो 4 है या नहीं। तो हमको देखिए जो इवेंट घटित हो चुका है वो है ई, ठीक है, और एफ की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखिए ये कितना दिया है, 2/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना है, 30/36। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/15 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। और अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।